रिसेंटली कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने ये अनाउंस किया है कि वीनस पे भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल न्यूज़ है और शायद इस डेकेड की सबसे अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर हमें कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल मार्क्स मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि वीनस पे लाइफ है। सालों से वीनस पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को हम बहुत इग्नोर कर रहे थे और मार्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हमने मार्स अपने कई सारे अपने रोवर्स लैंडर्स भेज दिए हैं और मार्स के बारे में हमारे पास अब एक एडिक्वेट रिसर्च हो गई है। लेकिन वीनस को अभी तक हमने छुआ भी नहीं था और इसके पीछे कुछ बेसिक कारण भी थे जो कि बहुत सही थे कि वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमारे जो अर्थ के ओशंस के 1 किलोमीटर डीप में जो प्रेशर होगा उतना वीनस का सरफेस प्रेशर है। लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हमें तब से ही नहीं थी, इसी कारण हमने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की थी। लेकिन पॉसिबली लाइफ सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है इन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। लेकिन लाइफ सरफेस की 50 किलोमीटर्स ऊपर यानी कि उसके एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सकती है, जहाँ पे प्रेशर गिर जाता है और टेम्परेचर इतना गिर जाता है जो कि करीब आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रेशर भी हैबिटेबल हो जाता है। अर्थ के क्लाउड्स पे भी हमने ये देखा है कि वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है। करीब 2 मिलियन टन्स की हमें बैक्टीरिया, फंगल, स्पोर्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, जिससे प्रूफ होता है कि जो लाइफ है वो ना सिर्फ सरफेस पे या फिर ओशंस में सस्टेन कर सकती है, साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर एयर में भी सस्टेन कर सकती है। नेक्स्ट चैलेंज जो लाइफ के साथ था वीनस पर वो था उसका एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर पूरा ही कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ था और इसके अंदर बहुत ही एसिडिक चीज़ें थी जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। अर्थ के जितने भी मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रह ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ दो जो माइक्रोब्स हैं वो इस हार्ड सिचुएशन में भी सस्टेन कर सकते हैं। और इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम कहते हैं एसिडोफाइल्स। भले ही ये एसिडोफाइल्स सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी पे काम कर रहे हैं। इनको इवॉल्व होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है और ये हाईली सोफिस्टिकेटेड भी हैं। ये हाइड्रोफाइल्स वीनस के एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड से बने एटमॉस्फेयर में जहाँ पे एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। इसके पीछे एक हाइपोथेसिस है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यहाँ पर कैसे पहुँचे, वीनस के एटमॉस्फेयर तक कैसे पहुँचे। तो ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये एक्चुअल में सरफेस पे सबसे पहले आए थे। धीरे धीरे इवॉल्व होते होते इन्होंने अपने आप में एक बाउंसी क्रिएट कर ली और ये ऐसे बन गए थे कि ये अब एटमॉस्फेयर में भी रह सकते थे। हो सकता है अभी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हो कि ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये तो सरफेस पे रह ही नहीं सकते थे, ये तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पहले कुछ समय तक सरफेस पे रहे और फिर इवॉल्व हुए, जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, और फिर उस इवोल्यूशन के बाद जाके एटमॉस्फेयर में रहे। इस चीज़ को माइकल जे वेज ने ऐसे समझाया है कि कई बिलियन ईयर्स पहले वीनस के सरफेस पे कुछ वाटर ओशंस हुआ करते थे जो कि करीब 3 बिलियन ईयर्स तक वहाँ पर रहे थे, और उसी समय ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आए थे और ये धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हो गए कि एटमॉस्फेयर में रह सके। और सिर्फ 750 मिलियन ईयर्स पहले ही वीनस अनहैबिटेबल हुआ है। 750 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा क्या हुआ कि हमारा प्लैनेट अनहैबिटेबल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि वीनस के पास टेक्टोनिक प्लेट्स वाला सिस्टम नहीं है जो कि अर्थ के पास है। तो जब वीनस का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ऐसा कोई वीक पॉइंट्स नहीं थे जहाँ से मैग्मा बाहर आ सके और ठंडा हो सके, सो दैट जो प्लैनेट ओवरऑल है वो हैबिटेबल रहे। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे पूरे मतलब वीनस का ही टेम्परेचर एक साथ बढ़ने लगा और अब ये टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि हम इसके ऊपर नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि अच्छा ठीक है, हमें समझ में आ गया कि पहले वीनस के बारे में हमारी क्या परसेप्शन थी, अब क्या चेंज हो गया उस परसेप्शन में।
लेकिन ओवरऑल अब हमें पता कैसे चला है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में कुछ माइक्रोब्स हैं या फिर माइक्रोब्स रह सकते हैं, ऐसा हमें पता कैसे चला? क्योंकि अभी तो हमने रिसेंटली कुछ नहीं सुना है कि वहाँ पे कोई रोवर भेजा गया हो, लैंडर भेजा गया हो, कि हमें पता चल जाए कि सैंपल से कि हाँ वहाँ पे कुछ है या कुछ नहीं है। तो हमें ऐसा पता कैसे चला? तो इस केस में हमारे पास 2 टेलीस्कोप्स हैं। पहले का नाम है एलाम टेलीस्कोप, जो कि जनरली मीडिया में बहुत फेमस रहता है क्योंकि इसने कुछ बहुत ही सुंदर इंटरप्लैनेटरी पिक्स खींची हैं। और दूसरे का नाम है JCMT टेलीस्कोप। हर मॉलिक्यूल जब लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसा सिर्फ फॉस्फीन के साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है, हर एक मॉलिक्यूल की यही कंडीशन रहती है। जब फॉस्फीन मॉलिक्यूल्स ने लाइट के साथ इंटरैक्ट किया तो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और ये पार्ट था रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स के बीच वाला जो पार्ट था, जिसको हम कहते हैं सब मिलीमीटर वेवलेंथ। अब ये रे जो कि ऑलरेडी फॉस्फीन के साथ इंटरैक्ट कर चुकी थी, जब अर्थ पे आई तो हमने इसको देखा और हमने ये कंक्लूड किया कि इसमें से ये पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम मिसिंग है, तो ज़रूर इसने फॉस्फीन के साथ रिएक्ट किया होगा। और इस फॉस्फीन को हम लोग सिंबल ऑफ लाइफ मानते हैं, क्योंकि फॉस्फीन तब निकलता है जब कोई बायोमैटर डिकम्पोज होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बस इतना ही, लेकिन मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ। जो हम बचपन से सुन रहे थे कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कोलिजन होने वाला है, वो अब स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही गैलेक्सीज के हेलोज आपस में कोइंसाइड और इंटरैक्ट करना चालू कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।